नमस्कार। 24 जून को है प्रधानमंत्री की कश्मीरी लीडर्स के साथ ऑल पार्टी मीटिंग और 24 जून को उम्मीद है प्रधानमंत्री जो है वो हो सकता है डेमोक्रेसी पे बात करें, यानी कि वहां पे इलेक्शंस पे बात करें या जो भी और बात करें। अभी तक उस मीटिंग का एजेंडा हमें पता नहीं है लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने घबरा कर एक वार्निंग इशू कर दी और ये बोला कि एनी मूव बाय इंडिया टू डिवाइड और चेंज द डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर इट विल बी अपोजिंग, यानी कि वो इंडिया कश्मीर को या तो डिवाइड करे, तोड़े, या उसमें डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन का वो ये वहां पे और लोगों को लाके बसाए, उसको वो अपोज करेंगे। उन्होंने पहले ही सोच लिया और धमकी दे डाली। अब ये जो घबराहट है, ये जो दिक्कत है, उसके लिए हमारे साथ है इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर गुलरेज शेख। और डॉक्टर गुलरेज शेख बहुत साल से एनालिसिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान ऐसा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मीटिंग क्या बुलाई, पाकिस्तान घबरा गया, धमकियां देनी शुरू कर दी, ऐसा क्यों? देखिए, दो तीन चीजें हैं उसके पीछे। पहली बात तो बैठक में क्या होगा, वह एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जब तक के सरकार उसको बाहर नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, उसके दो तीन प्रमुख कारण हैं। एक तो जो डोमेस्टिक ऑडियंस को फीड करना है, वो क्या फीड करे। आप ये देखिए कि जो धारा 370 को हमने निष्क्रिय किया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने केवल हल्ला किया, धरने दिलवाए, वहां पर एक दिन खड़े करवा दिए लोगों को। दुनिया भर में जो टॉम टॉम करने का काम होता है वह करता रहा। लेकिन क्या आपने ऐसा देखा कि बहुत ज्यादा फायरिंग हुई हो एलओसी पर? ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ज्यादा आर्मी का मूवमेंट हुआ हो? वह भी नहीं हुआ। तो ये केवल है ना डोमेस्टिक ऑडियंस का पेट भरने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया है कि आज के समय, ये जो समय है ना, ये वो समय नहीं है कि जो अफगान से सोवियत जंग चल रही थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स को, वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। उस समय पाकिस्तान बहुत कुछ अपने आप को पावर समझता था। लेकिन आज की स्थिति में ना, उसकी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वह महत्वपूर्ण तो है। देखो, एक बात है कि पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है, इट्स अ गुड रियल एस्टेट की दृष्टि से देखें तो आप एक अच्छा रियल एस्टेट है, क्योंकि वो न केवल ईरान से कनेक्टेड होता है, न केवल अफगानिस्तान से होता है, बल्कि मिडिल ईस्ट से भी बहुत दूर नहीं है, सेंट्रल एशिया का मार्केट्स को भी कवर करता है। लेकिन अब उसका जियोपॉलिटिकली उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बचा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल फ्रंट्स जो हैं वो साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, ये क्षेत्र में बन चुके हैं। तो पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिक्स खो चुका है। फिर दूसरी बात है इकोनॉमिक्स की। जब इकोनॉमिक्स भी उसकी शटर्ड है, इतनी खराब हालत चल रही है कि उसको आईएमएफ के दर पे जाना पड़ रहा है। सऊदी अरब एक बड़ा उसको सपोर्टर हुआ करता था फाइनेंसिस में, यूएई एक बड़ा सपोर्टर हुआ करता था। दोनों आज भारत के साथ है और दोनों के उससे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि सऊदी अरब को बहुत लंबे समय तक की बताते रहते थे कि कोई भी जंग होती है हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब यमन की जंग हुई तब वो सऊदी के साथ नहीं खड़े थे। तो वहां से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में भी एक दूरी बढ़ती गई है। तो वो भी एक कारण है। तो पाकिस्तान अभी जो कर रहा है ना, केवल एक तो डोमेस्टिक ऑडियंस का पेट भरना है। फिर उनकी जो आर्मी है, आप ये बताइए ना कि यदि आर्मी उनकी ये सब बातें नहीं करे या करवाए पॉलिटिशियंस से। देखिए, वहां के फॉरेन मिनिस्टर कुछ भी कहें, इमरान खान कुछ भी कहें, वो एक पपेट गवर्नमेंट है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कम से कम एक पपेट गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन ये गवर्नमेंट तो प्योरली एक पपेट गवर्नमेंट है। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को पाकिस्तान आर्मी का चीफ की जगह पर रखें। हालांकि मैं इतनी गंदी जगह पर आपको रखना नहीं चाहता, लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान आर्मी के चीफ की जगह पर रखें, जिसने इतने सारे मेडल्स लगा रखे हैं, जबकि जंग एक भी नहीं जीती, जिनका इतना खर्चा है, मतलब रियल एस्टेट से लेकर हर चीज में वो पैसा कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी एक तरह से वो कॉरपोरेट चल रहा है। कॉरपोरेट के अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान आर्मी। तो उसके लिए जो फंड्स की प्राप्ति है, और जनता को उसमें ये दिखाना जरूरी है कि उनके लाइफ स्टाइल मेंटेन तभी रहेगा जब जनता इस चीज को कंज्यूम करती रहे कि इनका होना बहुत जरूरी है, वरना
भारत हम पे हमला कर देगा, वरना कश्मीर को चला जाएगा। वरना फिर एक बात समझिए ना अब, कि पाकिस्तान एक गरीब देश है, उस गरीब देश में इतना ज्यादा यदि आर्मी अपने ऊपर खर्च करती है, और जो लेविश लाइफ स्टाइल, जितने हमारे मिनिस्टर्स नहीं जी सकते, कोई भी यूएस के मिनिस्टर नहीं जी सकते, उतने इनके कमांडोज और इनके ब्रिगेडियर्स जीते हैं, तो उसके लिए डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना, कुछ तो अफीम देनी पड़ेगी। वो अफीम यही है कि देखो भारत आपका अटैक करने वाला है, देखो कश्मीर पे ये सारी समस्याएं हैं, इसके लिए हमारा होना जरूरी है। तो केवल रेटोरिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है, तो लेट देम डू इट। अब भारत परवाह भी नहीं करता। राइट, भारत परवाह भी नहीं करता। लेकिन अगर हम जमहूरियत ला रहे हैं, अगर हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं, इलेक्शंस करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान को उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? पाकिस्तान तो पहले से बोलता रहा वहां पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, आनी चाहिए। क्या उसको डीडीसी जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, क्या उससे डर लग रहा है कि बीजेपी ये वहां पर फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई तो मेरा स्टैंड कहां जाएगा? देखिए, यदि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है तो वो जमीन खिसकने वाली बात हो जाएगी उनके लिए। आप ये समझिए, देखिए मैं हमेशा थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ। आपने कभी देखा कि कोई भी जो आतंकवादी आता है उसमें पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, उनका कोई बच्चा होता है? नहीं होता। उनके बच्चे तो ग्रेट ब्रिटेन में जाके पढ़ते हैं, यूएस ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। ये गरीबियों के बच्चों को प्रॉक्सी वॉर्स के लिए यूज करते हैं पैसा देकर। तो यदि पैसा भी देते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली फ्लश भी करते हैं, मेंटली उनको अफीम बांटा जाती है, एक तरह की मेंटल अफीम दी जाती है कि वो अपने बच्चों को भेजे। उनको बताया जाता है कि ये करके आप मजहब का भी अच्छा कर रहे हो, जबकि आप मजहब का बुरा करते हो। लेकिन वो अफीम बांटने वाली बात है ना, आप मजहब का भी अच्छा कर रहे हो, आपको पैसा भी मिलेगा, आप दुनिया भी बना रहे हो, आप हेयर आफ्टर भी बना रहे हो। इस प्रकार से ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है। लेकिन जब ये स्थिति आ जाए कि यार कश्मीर में तो बड़ी अच्छी जमहूरियत फल फूल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो प्योर इंडियन पार्टी है, मतलब आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन पार्टी को अगर कश्मीर की आवाम पसंद कर रही है, तो कश्मीर की आवाम आपके साथ आना नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉक्सी वॉर के जो टूल्स हैं वह घिस जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या है कि ये जितने भी नामर्द पैदा कर रखे हैं इन्होंने, जो वर्दी में है फौज की, उनका क्या होगा? उनको जनता बोलेगी आप बाहर निकलो। अब इनमें तो औकात नहीं है कि निकल पाए, और ये तो नकली मेडल लगा कि जो एक जंग जीते नहीं, इतने सारे छड़ी पे मेडल तमके टांग रखते हैं, तो वो क्या करेंगे? आप ये समझिए ना कि उनको समस्या इससे नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेसी बहाल हो रही है, उनको समस्या इस चीज से है कि फिर आर्मी का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा जब प्योर इंडियन पार्टी यदि वहां पर आ जाती है, या डेमोक्रेसी बहुत अच्छी फ्लोरिश होती है। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर के टूल्स कैनन फॉडर के रूप में गरीबों के बच्चे मिलते थे, जिनको ब्रेन वॉश किया जाता था मजहब के नाम पर भी, पैसे के नाम पर भी, वो कहां मिलेंगे फिर? राइट, राइट। तो ये प्रॉक्सी वॉर, अच्छा, पाकिस्तान तो ये बोलता है कि भाई आपके यहाँ बुरहान वानी होता है, आपके यहाँ दूसरे लोग होते हैं, मतलब आपके यहाँ की अपनी टेररिज्म है, हम किसी को नहीं भेजते। तो ये भी एक्सपोज होता दिख रहा है, तो पाकिस्तान इससे भी बौखलाया दिख रहा है हमें। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि विदाउट पाकिस्तान ये सब हो ही नहीं सकता था। पहले इन्होंने पंजाब में भी किया, अभी भी आप देखिए कि गोपाल चावला जैसे पंजाबी आतंकवादी वहां पर जो बैठा है, पंजाबी आतंकवादी शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि पंजाब तो बहुत अच्छा स्टेट है, जो खालिस्तानी आतंकवादी बैठा है पाकिस्तान में, यदि कल से वो भारत में आए और भारत की सेना, भारत की पुलिस उसको गोली मार के निपटा दे, वो उसकी बॉडी मिलेगी, तो क्या बोला जाएगा? गोपाल चावला ये तो इंडियन है। अरे भैया, उसके मुंह पे थोड़ी लिखा है देयर इज नो पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान कोई नेचुरल देश नहीं है, जो भी था वो तो भारत ही था ना। तो उनके लोग भी वैसा ही दिखते हैं जैसे हमारे लोग दिखते हैं। और आप ये देखिए कि जो जो भी पकड़ाते हैं, चाहे सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कसाब का एग्जाम्पल है, जिसने मुंबई में जो टेरर अटैक किया था, उसके बाद उसने पूरा कॉन्फेशन किया। वो कॉन्फेशन के वीडियोस आप आज भी देखोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे मीडिया चैनल से चलाए थे वह। तो कॉन्फेशन में एक एक चीज कबूल करता है वह, कि उसका फादर क्या करता था, उसका घर कहाँ पे था, गरीबी, और उसमें उसको दोनों चीजें, मेंटली ये भी ड्रग दिया गया है लोगों को कि तुम मजहब के लिए अच्छा कर रहे हो, तुम को पैसा भी मिलेगा। तो ये सब जो इंडस्ट्रीज चल रही है, इसका क्या होगा? इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं है कि बुरहान वानी या कोई भी जो यहाँ पे होम ग्रोन है, भारत में होम ग्रोन टेररिज्म होता ही नहीं है। आप देखिए कि
वेस्ट से इतने सारे आईएस में आतंकवादी गए, भारत में आप उंगलियों पे गिन लीजिए। तो भारत की सोसाइटी, भारत का हिंदू हो या भारत का मुसलमान हो, वह एक अलग टाइप का जीव है और उसमें ये सब चीजें नहीं चलती है। जब अल कायदा का प्रकोप पूरी दुनिया में चल रहा था, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हमारे यहाँ नहीं है ये सब चीजें, और नहीं थी, कोई नहीं मिला था। तो भारत की स्थिति परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये लोग चाहे कहते रहे बुरहान वाद, देखिए एक आध दो इस टाइप के लोगों को पकड़ना वादी से या कहीं और से, उनको पैसा देना, उनको ट्रेनिंग देना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये होम ग्रोन टेररिज्म हो गया। वो उनके खुद के हित होंगे जिनकी वजह से वहां पर जाके उनसे जुड़े, उनसे माल लिया, उनसे हथियार लिया और मार दिए गए यहाँ पर। लेकिन उसकी जो टेररिज्म की, मैं कहूंगा जननी जन्मभूमि जो है, वो तो पाकिस्तान में है। अच्छा, और ये जो अब आने वाला है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग, आपको इससे क्या उम्मीदें हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग सक्सेसफुल रहने की उम्मीद है? क्या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से कश्मीर फॉरवर्ड जाएगा? और प्राइम मिनिस्टर के अभी जो स्टेप्स रहे हैं, जैसे कश्मीर में इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, और कश्मीर के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स, और कश्मीर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस खुलवाना, ये सारा के सारे से, ये सारी चीजों से, और मनोज सिन्हा खासतौर से उनकी बड़ी तारीफ की गई है मेरे ही चैनल पर कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने एक वीडियो निकाल दिया था, उस पर भी उन्होंने एक्शन ले लिया, जो डायरेक्ट कंप्लेंट उनके पास नहीं आई थी। तो आप इन दोनों के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेटेस्ट एक्शंस और मनोज सिन्हा के जो वो के जो इस समय हुकूमत है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए रोहित जी, आप ये समझिए, आप स्ट्रेटेजिकली समझिए कि सबसे पहला मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही थी, पॉलिसी चल रही थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ, उसको सबसे पहले बंद किया। जो उनको पैसा बांटा जाता था, जो उनको पद दिए जाते थे, जो उनके लिए रेड कार्पेट बिछाए जाते थे, इधर सबको बंद किया। अब नहीं सुनने में आता ना कि वो एक टाइम टेबल कैलेंडर निकलता था जो वादी में स्ट्राइक का, उस हिसाब से स्ट्राइक होती थी, सब बंद हो गया। क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो बंद हो गए, जो फॉरेन मनी मिलती थी वह उसको काट दी गई। देखिए आवाम जो होती है, आवाम कहीं की भी हो, अमूमन तौर पर वो चाहती है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करे, अच्छा जीवन शैली जिए, लाइफस्टाइल उसकी अच्छी हो, काम धाम अच्छे चले, एंटरटेनमेंट मिले, यही कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कश्मीरियों का उसमें हमको समर्थन भी मिल रहा है। आप जैसा पूछ रहे हैं कि क्या होगा 24 तारीख को, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश यूनिट का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, साथ में नेशनल ऑफिस बियरर भी हूँ। तो जब तक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा कहना फिर पार्टी की बात हो जाती है। लेकिन जो भी होगा कश्मीर के हित में और कश्मीरियों के हित में होगा। राइट, कश्मीर के हित में और कश्मीरियों के हित में। मनोज सिन्हा, जो कि इस चीज के लिए माने जाते हैं कि वो बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं, उम्मीद है जल्दी कश्मीर प्रगति की राह पे जाएगा। और इस समय एज वी आर टॉकिंग, टेरर के हमें जो जो एनकाउंटर्स हैं वो हमें कम दिख रहे हैं, हमें वहां का यूथ सरेंडर करता दिख रहा है, मेन स्ट्रीम में आता दिख रहा है। और आपको ये भी दिखेगा, पिछले 4-5 साल का जो हम लोग देख रहे हैं, 5 साल से कुछ ज्यादा से, आईएएस आईपीएस में बहुत सारे कश्मीरी यूथ आ रहे हैं, जो कि ये बताता है, हमारी आर्मी, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री में लोग इतने सारे, मतलब एक भारी संख्या में लड़के आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वो लोग इंडियन मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक क्या पाकिस्तान के लिए मैसेज छोटा सा आप देना चाहेंगे कि भाई देख लीजिए हमारा यूथ क्या कर रहा है और आप क्या प्रोजेक्ट करते हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए तो इतना कहना चाहूंगा कि आप इंटरफेयर मत करें। यदि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हम, हमारे कश्मीरी जो है ना, जैसा सेब लाल होता है उससे भी ज्यादा लाल उनके गाल रहेंगे। आपने उनको खून से रंगा है, आपका पाप जो है ना ऊपर वाला भी माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। आप प्लीज, आप कश्मीरियों को मत, आप कश्मीर के विषय में ना चर्चा करें, और आपको बोलने का कुछ अधिकार भी नहीं है कि भारत कुछ भी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भैया, पीओ के जो है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, वो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये यूएन मानता है आपने ऑक्यूपाई कर रखा,
और बेशर्मों की तरह उसको अपना, आप जिसको आजाद कश्मीर आप कहते थे, उसी जहां पर आपने एक पपेट प्राइम मिनिस्टर के नाम की एक पोस्ट बना रखी थी, उसको आपने 5वां सूबा पाकिस्तान का डिक्लेयर कर दिया और बातें करते हैं भारत को कुछ ना कुछ कहने की कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी औकात क्या है बर्दाश्त नहीं करने की? चलिए ठीक है, हम आपको, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते और हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते आपको चैलेंज देता हूँ, औकात है तो बर्दाश्त नहीं करके दिखाओ, देखते कितना दम है तुम में। राइट ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एनालिस्ट और इंटरनेशनल एक्सपर्ट। इनसे बात की और बहुत डिटेल में बताया इन्होंने कि क्या पाकिस्तान का स्टैंड है कश्मीर पर, और क्या पाकिस्तान कर सकता है हम जब जमहूरियत, हम जब डेमोक्रेसी रिस्टोर करेंगे वहां पे और कश्मीर का भला करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपसे हम दोबारा एक और बात पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।